अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2 3 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ, और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले 5 साल में 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार करेगी। और अंत में एक बात की घोषणा मैं करना चाहता हूं। अभी हमने नियुक्ति पत्र दिया, राहुल जी ने मुझसे कहा, क्या कोरोना के समय तुम्हारे यहाँ भाई स्टाइफन वगैरह देते थे 70, 80, 90% वाला? मैंने कहा साहब उस समय थोड़ी सी आर्थिक तंगी थी तो हमने वो व्यवस्था कर दी। राहुल जी ने कहा जो नौकरी में लगे हैं, जो 70, 80, 90% जो स्टाइपेंड था उसे समाप्त किया जाना चाहिए। और मैं राहुल जी के सामने घोषणा करता हूं, ये जो नई नियुक्ति मिली है उससे 70, 80, 90% की स्टाइपेंड नहीं होगा, ये मैं घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ
ताकि हमारे नौजवान जिनको नौकरी मिली है, जो 70, 80, 90% में प्रभावित हो रहे थे, उसे आज समाप्त करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब मैं नारा L1 Nigar Shaji to say a few words. Good afternoon. It's a dream come true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed, and the spacecraft will be normal. And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our Earth burns to rise the orbit, and followed by the trans L1 injection, and finally insertion into the halo orbit in the Sun-Earth Lagrange point L1. Once the Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, former Director URSC, and all the Center Directors for their support and guidance for making this mission possible. And my thanks are due to my project team and all the project executives across the center, payload teams, especially the teams from the IAA and IUCA, for the relentless effort in building the payload as well as the spacecraft. And my special thanks to the expert committee who have been guiding all through the entire project life cycle. And I thank all the industrial partners and the entire URSC team for their invaluable contribution. And I feel really honored and privileged to be part of this mission. And at this juncture, I would like to remember Professor U.R. Rao, who sowed the seed for this mission, and looking forward for a successful halo orbit insertion and further great science output from the Aditya L1 mission. Thank you all. उनको जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। ये यात्राओं से जनता उनका मजाक उड़ा रही है। जिनको माफी मांगनी चाहिए वो आज आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये आज हालात हैं। सर, कई घोषणा मुख्यमंत्री लगातार करते जा रहे हैं। आज भी रसोई उनकी घोषणा की मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है, और ये वो तो हमेशा चलती है, पर आजकल डबल स्पीड पर चल रही है क्योंकि चुनाव है सामने, और सब उनकी घोषणाओं को अब अच्छी तरह पहचानते हैं। वो विकल्प हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं, और तीसरी बैठक भी होगी बॉम्बे में। कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गए 5, उसके अलावा 4 जो और कमेटियां हैं उसका भी जो है तय कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या होगा। अब जो है कमेटी में जो भी एजेंडा आएगा, निर्णय जो लेना है वो कमेटी जो है लेगी। सामूहिक रूप से सब दल के लोग जो हैं उसमें फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे जो उचित होगा। तो एकमात्र मकसद है, ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहें, जो ये बात चल कर रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले 1 नेशन 1 इनकम तो कीजिए। पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए बात अगर होनी चाहिए तो लोगों के आर्थिक न्याय की होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए
क्या कर रहे हैं? ये तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो। तो जहां भी रीजनल पार्टी है या गैर सरकार बीजेपी गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां कब्जा कर लिया जाए। दिल्ली में फलना उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना। तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे और बाद में बोलेंगे कि वन लीडर, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी। कहाँ जा रहे हैं? किस रास्ते जा रहे हैं? वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बातें है ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो धीरे धीरे तो इनके मन में जो बात है वो धीरे धीरे जो है सामने आएंगे। Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds.
तो डीसी का ऊपर ही तो फोन किया, मैसेज दिया प्रतापगढ़ एसपी को और अंदाज से कहा कि जो बोली है लैंग्वेज, मुझे लगता है ये दरियावत के गांव की बोली है। उस बोली के ध्वनि के आधार पर उसे मैसेज दिया। उसी वक्त में पुलिस हरकत में आई। एसपी रवाना हो गए गांव की तरफ, जहाँ कोई लिंक नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिग्नल नहीं आ रहे थे। थानेदार को भेज दिया तो इस कार्रवाई हो गई। आज 10 लोग रात भर में पकड़े गए हैं। ये है राजस्थान पुलिस का। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी कंपेयर करे थे मणिपुर से। राजस्थान छत्तीसगढ़ राजनीति हो रही थी वहां पे भी। मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को कि आपके दिमाग में हर बात वो क्यों रहती है। जब मणिपुर तो जल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ जो 2 बच्चियों का जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पुलिस की मौजूदगी अंदर घुमाया गया और रेप किया गया, और महीना 2 महीने मालूम नहीं पड़ा आपको। वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहा है कि प्रेस वाले मुझे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ एक नहीं 100 रेप हो चुके हैं मेरे क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर 1000 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब बोले वहाँ पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, और नाम दिया राजस्थान का, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। राजस्थान का राजस्थान जहाँ पर 4-54 व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा हमारा। क्राइम तो होता है, देखो तो क्राइम के बाद में अपराधियों को पकड़ने का जो काम हम कर रहे हैं वो शायद कोई राज्य नहीं कर पा रहा। अब आप देखिए, पहले 2018 जब सरकार पिछली सरकार थी तो 200 दिन से अधिक समय लगता था। अब बताइए यार, पॉस्को एक्ट के अंदर 57 दिन में और रेप में 54 दिन में जांच तफ्तीश हो जाती है। कहाँ तो 200 दिन लगते थे, कहाँ 57 दिन में और 54 दिन के अंदर रेप की भी और पॉस्को एक्ट के जो बच्चों के रेप होते हैं वो जांच पूरी तफ्तीश हो जाती है। इतना बड़ा निर्णय होने का फायदा ही मिला है। महिला अत्याचार में सजा का प्रतिशत जो है 45.2% है, जो देश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय एवरेज से ज्यादा है कि जहाँ पर 45.2% सजा का प्रावधान प्रतिशत जिस सजा हो चुकी होती है, हो जाती है। 19 के अंदर जब हम सत्ता में आए थे, उसके बाद में आज तक 13 लोगों को फांसी की सजा हुई है, 255 को आजीवन कारावास हुआ है और 1000 से अन्य तरह की सजाएं हुई है। पेंडेंसी जो केस की होती है, नेशनल एवरेज से भी आप देखिएगा, पेंडेंसी प्रतिशत महिला अपराध में 32%, नेशनल एवरेज है 32%, नेशनल एवरेज राष्ट्रीय एवरेज है, और हमारे यहाँ 9.6% है पेंडेंसी। इसका मतलब है